गांवों के स्वराज के आधार पर जो ढांचा निर्मित होता भारत का, वो केंद्रित नहीं होता, उसको विकेंद्रित होना था। उसकी बुनियाद में विकेंद्रीकरण की बात थी। उसकी बुनियाद में औद्योगिक सभ्यता का प्रतिवाद था, जिसको गांधी शैतानी सभ्यता कहते थे। उसकी बुनियाद में यह बात थी कि थोड़े से लोगों के सुखी, संपन्न और असीमित, असंयमित भोग के लिए ज्यादातर लोगों को गुलाम बनाकर रखना शैतान का काम है। कि जो लोग इसी स्ट्रक्चर के साथ भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं, वे दरअसल सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भेजना चाहते हैं, और जिस जगह पर अंग्रेज बैठे हैं उस जगह पर भारतवासियों को बैठाना चाहते हैं। गांधी के भारत का निर्माण इससे नहीं होना था। आज हमारे साथ लेखक, विचारक राजीव रंजन गिरी जी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप सबको पहले से सूचना है, आज हम वार्ता करेंगे, परिचर्चा करेंगे। अपना वक्तव्य राजीव जी रखेंगे गांधी का भारत विषय पे। तो अब सीधे सीधे राजीव जी से आपको जोड़ती हूँ, और उससे पहले राजीव जी, जनसब के स्पेस पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया आपका। नमस्कार आप सभी साथियों को, जनशब्द के सभी साथियों, कवि राजकिशोर, राजन जी, ज्योति जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। खास तौर से इस विषय को चुनने के लिए। यह बहुत अच्छा है कि इस विषय में भारत शब्द है, इंडिया नहीं है। भारत और इंडिया भले ही दोनों एक ही राष्ट्र राज्य की नुमाइंदगी करते हो, इन दोनों शब्दों से एक खास भूभाग में बना राष्ट्र राज्य का अंदाजा दुनिया के लोगों को चलता हो, पर ये दोनों शब्द गांधी के लिहाज से सोचें तो अलग अलग दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। गांधी का सारा संघर्ष, उनका सारा जीवन भारत के लिए था, इंडिया के लिए नहीं था। तो ये बहुत अच्छा है कि आयोजकों ने गांधी का इंडिया नहीं रखा, गांधी का भारत रखा। इंडिया और भारत के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक दूरी है बहुत बड़ी, और इन दोनों के बीच जो रिश्ता है यह देश वैसा ही है जैसा आजादी के पहले भारत और अंग्रेजों के बीच का संबंध था। आप चाहें थोड़ा सरलीकरण करके यह कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी जो गोरे अंग्रेज थे उनकी व्यवस्था की नुमाइंदगी करता है, और भारत यहाँ की जनता की नुमाइंदगी। गांधी 1915 के बाद भारत आने पर जो घूमने गए अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर, तो इंडिया देखने गए। इंडिया के बारे में तो उस समय के पत्र पत्रिकाओं में पर्याप्त छपता था, भारत के लिए स्पेस कम था। आप आज के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं
कि भारत के जेन्युइन मुद्दों की, भारत के लोगों की वास्तविक समस्याओं की कितनी खबरें हमारे मीडिया में, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसमें आ पाती है, उसमें इंडिया की कितनी नुमाइंदगी है। आप चाहें तो उदाहरण के तौर पर किसानों से जुड़े हुए मसले को देख सकते हैं। आपके घर कोई भी अखबार आता हो, आप किसी भी 2-3 चैनल को एक सप्ताह देखकर जान सकते हैं कि उसमें किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं को लेकर कितना कवरेज है, और अगर वो कवरेज है भी तो किस आंख से की गई है, किस जमीन पर खड़ा होकर वो खबर बनाई गई है, उसमें किसके हित का पोषण है। तो ये भारत और इंडिया की बात है। इसके लिए मैं खुद जनशब्द के साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो गांधी के साथ इंडिया नहीं जोड़ रहे हैं। गांधी एक नेता के तौर पर भारत में 1917 के बाद जाने गए। इंडिया के लोग जानते थे उन्हें। इंडिया के लोग का मतलब बड़े बैरिस्टर, जमींदार, प्रोफेसर, हुक्मरान, जो अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे थे, वे गांधी को जानते थे। भारत के लोग कम जानते थे। पर चुनौती थी उनके पास कि जो लोग नहीं जानते थे उनका पक्ष उन्हें रखना था। उन्हीं के बीच उनके सवालों को लेकर इंडिया के लोगों के पास आना था। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, सोशल कॉन्फ्रेंस के साथ दूरी बन गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस के अधिवेशनों में बहुत तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते थे, पर उन प्रस्तावों को लेकर भारत के लोगों तक कांग्रेस के नेता नहीं जाते थे। आप याद कीजिए 1916 का लखनऊ कांग्रेस, जिसमें चंपारण से किसान आकर जब बोला, उसकी बातों से इंडिया के जो प्रतिनिधि थे उस समय कांग्रेस के जितने पहली पंक्ति के नेता थे, लोकमान्य तिलक हो, मालवीय जी हो, मोतीलाल नेहरू हो, मोहम्मद अली जीना हो, ये सारे लोग दुखी हुए राजकुमार शुक्ल की पीड़ा को सुनकर। पर हो गया, वैसा ही हुआ जैसा प्रेमचंद की एक कहानी सिर्फ एक आवाज में है कि आए, भाषण वाषण दे लिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, उन बहसों पर विचार हो गया, पर आगे किसी को जाने के लिए समय नहीं था या कोई जहमत नहीं उठाना चाहता। पर गांधी तो आए ही थे ऐसी ही जहमतों का सामना करने। वे गए। अब एक बात और हमें स्पष्ट कर लेना होगा कि जब भारत की आजादी की लड़ाई की अगुवाई गांधी ने की, चंपारण सत्याग्रह के बाद, जिसको वे खुद आंदोलन कभी नहीं कहते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ कोई आजादी की लड़ाई करने आया हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई आंदोलन करने चंपारण आया हूं, हमेशा कहा कि मैं सत्य का पता लगाने आया हूं, खुद अपनी आंखों से देखकर कि लोग जो कह रहे हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र में जो छप रहा है, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया लेख, या और भी कुछ अखबारों में यहाँ की खबरें छप रही हैं,
वो कितनी सच्ची है। तो एक रिसर्चर के तौर पर एक इंसान वहां गया और साल भर से ज्यादा रह गया, और वहां से वो भारत की बहुसंख्यक आबादी, और बहुसंख्यक उस अर्थ में नहीं जैसा आज प्रयोग हो रहा है, यानी भारत की ज्यादातर जनता की समस्याओं को समझने का सिलसिला शुरू हो रहा है। आप ध्यान दें कि वहां वो गए हैं किसानों की तिनकठिया को लेकर जानने, पर साथ में क्या कर रहे हैं, साथ लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल खोल रहे हैं, चिकित्सा का प्रबंध कर रहे हैं, स्त्रियों को घर से बाहर निकलना चाहिए इसकी जरूरत पर बल दे रहे हैं। मित्रों, मैं कहना यह चाहता हूं कि आगे भी कांग्रेस की जो स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई चली, जिसकी अगुवाई गांधी जी कर रहे थे, अगर आप उसको महज राजनीतिक लड़ाई तक समझने की कोशिश करेंगे तो उसका एक ही पक्ष आपको दिखेगा, या आप एक ही पक्ष जान पाएंगे, और ये एकांगी होगा, अधूरा होगा और अन्याय भी। स्वाधीनता आंदोलन की राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी चला रहे थे, जिसमें सांस्कृतिक मसलों के लिए भी जगह थी, साथ ही औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जो सांस्कृतिक तर्क दिए जा रहे थे भारत की गुलामी को बरकरार रखने के लिए, उसका रचनात्मक प्रतिवाद पेश करने की तैयारी की जा रही थी, जमीन तैयार की जा रही थी। इसको जोड़ कर देखना, यानी राजनीतिक लड़ाई और उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क, उनका रचनात्मक आंदोलन, दोनों मिलकर बताते हैं कि गांधी किस तरह का देश बनाना चाहते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी और बाद में भी चलती रही, और उसमें कई धाराओं के लोग थे। इन लोगों के विचार आप देखेंगे कई बार आपस में संगत करते हैं, पर कई बार एक दूसरे के समानांतर खड़े होकर सामना भी करते हैं। कई बार जैसे संगीत की पूरी मंडली होती है जिसमें सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले एक साथ होकर एक सुर निकालते हैं, बनाते हैं, वैसा आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के बीच भी आप देख सकते हैं। पर कई बार यह भी दिखता है कि बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स मुख्तलिफ बनकर खड़े हैं, समानांतर खड़े हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, आपस में वाद संवाद कर रहे हैं, विवाद भी कर रहे हैं। आप मोटे तौर पर अगर विभाजन करेंगे तो औपनिवेशिक दास्ता से लड़ने वाले लोगों की कई कोटियां दिखेगी आपको। उनमें से कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो भारत की आजादी की लड़ाई जिनके लिए महत्वपूर्ण थी, राजनीतिक लड़ाई के साथ थे, पर भारत में मौजूद जो परंपरा प्रदत्त जड़ता और जहालत के विषय थे, जिसको आप सामाजिक सवाल, सांस्कृतिक सवाल कह सकते हैं, वो उनसे नजरअंदाज हो जा रहा था। और इसके ठीक विपरीत जो दो तरह के अपने पुरखों की बात हम लोग कर रहे थे, उनमें एक जो राजनीतिक लड़ाई को महत्वपूर्ण मान रहे थे, और दूसरे वे जो सामाजिक मसले को उठाते थे पर राजनीतिक लड़ाई से दूरी बना रहे थे, उनकी दूरी बनी हुई थी, तो अंग्रेजी हुकूमत के अंग बने हुए थे। क्या यह कहना जरूरी नहीं होगा
कि ऐसे जो हमारे पुरखे थे, जो अंग्रेजी व्यवस्था के अंग बने हुए थे और सिर्फ सामाजिक सवाल को सुलझाना चाहते थे, और यह कह रहे थे कि जब तक सामाजिक सवाल नहीं सुलझे तब तक यह राज रहना चाहिए, वे भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। गांधी की जो लड़ाई थी, जिसमें राजनीतिक सवाल को, राजनीतिक दास्ता को, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी गई थी, करने की कोशिश की जा रही थी, पर साथ में अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक सांस्कृतिक सवालों को भी तरजीह दी गई थी, उनसे भी दूरी नहीं बनाई गई थी। यहां खुद गांधी कांग्रेस के भीतर भी एक नई कैटेगरी बनाते हुए प्रतीत होते हैं। आप याद कीजिए, मैं कोई 12-13 साल आगे छलांग लगाकर जा रहा हूं, जब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और छुआछूत के सवाल को लेकर उसको केंद्रीय प्रश्न बनाया। गांधी के अनन्य शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखा है कि हम तमाम लोगों को ये बातें नागवार लगी थी कि कहां आजादी जैसा बड़ा मकसद और कहां उसको रोक कर कैसे बापू केवल छुआछूत के सवाल के लिए आजादी की लड़ाई को कुछ सालों के लिए स्थगित करना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे गांधी तीसरी कोटि बना रहे थे। इससे यह भी समझ सकते हैं कि गांधी का जो भारत है उसमें सिर्फ अंग्रेजों के जाने से बात नहीं बननी थी। उनके ख्वाबों का भारत, उनके तस्वुर में जो भारत था, उसमें अंग्रेजों को तो जाना था, पर साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक मसलों का हल भी होना था। उस भारत की परिकल्पना में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवाल जुड़कर एक हो रहे थे। अब यहां आए, उससे पहले जब गांधी दूसरी तीसरी पंक्ति से आगे बढ़े कांग्रेस में और आजादी की लड़ाई करने वाली जो संस्था थी, जो संगठन था कांग्रेस, 1920 का उसका नागपुर अधिवेशन याद कीजिए। उस कांग्रेस में गांधी ने पास करवाया कि चौवन्नी देकर कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। इससे पहले बड़े जमींदार, बैरिस्टर, बड़े वकील, प्रोफेसरान, जो क्रीमी लेयर था भारत का, जिसको आप इंडिया कह सकते हैं, वही लोग कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे। गांधी ने चौवन्नी सदस्यता का आरंभ कराकर कांग्रेस के पार्ट को, उसके दायरे को एकाएक विस्तृत कर दिया। अब किसान आ सकते थे, मजदूर आ सकते थे, कमजोर तबके के लोग आ सकते थे। ऐसा करके गांधी ने कांग्रेस की प्रकृति को बदल दिया। एक बात और कि उसके पहले जो आजादी की लड़ाई चल रही थी पिटीशन के द्वारा या हिंसा के द्वारा, उस संस्कृति को बदलने के लिए भी पूरी कोशिश गांधी ने की। संघर्ष की संस्कृति बदलने की कोशिश, शक्ति की नई परिकल्पना की गांधी ने। कोई 12-15 साल बाद निराला ने राम की शक्ति पूजा में शक्ति की करो मौलिक कल्पना जैसी पंक्ति लिखी, पर
इस मौलिक कल्पना को जमीन पर उतारने का प्रयास गांधी की अगुवाई में 1916-17 से ही हो गया था। 20 में उसको अमली जामा पहनाया गया। जिस चंपारण का जिक्र मैं कर रहा था, अभी जो बीच में इंटरनेट की बाधा आई उससे पहले, वहां शक्ति की नई कल्पना ही की गई थी जिसमें भय के लिए जगह नहीं थी। जब मैं कह रहा हूं कि वो संघर्ष की प्रकृति, कांग्रेस की प्रकृति और संघर्ष और कांग्रेस दोनों की संस्कृति को बदल रहे थे, तो ये कि वो जनता को निर्भय बनाने की बात कर रहे थे और तमाम लोगों को सड़क पर उतरने लग रहे थे। इसका परिणाम कितना बड़ा हुआ, आप अगर गया कांग्रेस के डिटेल को देखेंगे तो पता चलेगा। कांग्रेस के जब अधिवेशन होते थे तो जो पुरुष प्रतिनिधि थे जो उसमें भाग लेते थे और जो स्त्रियां भाग लेती थी, दोनों के बीच में एक पर्दा डाल दिया जाता था। गया कांग्रेस में स्त्रियों ने उस पर्दे को उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस तो राजनीतिक लड़ाई के लिए थी, पर ये जो घटना घट रही थी जिसमें स्त्रियों ने बीच की पर्दे को, दीवार को ढा दिया, ये महत्वपूर्ण है। मैं शुरू से इसी बात का इसरार कर रहा हूं कि उनके राजनीतिक संघर्ष को ऐसे ही जोड़कर देखना होगा समाज के मसलों के साथ। अब एक बात और, जन शब्द के इस पेज पर साहित्य से जुड़े हुए लोग ज्यादा संख्या में ही होंगे, तो आप देखिए कि गांधी जब 54 सदस्यता के जरिए लोगों को, उपेक्षित समुदाय के लोगों को, कमजोर लोगों को कांग्रेस में जोड़ रहे हैं, उसी के आसपास गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्येर उपेक्षिता नाम का निबंध लिखा है, काव्य में उपेक्षित। उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये सब एक साथ घटित हो रहा है। राजनीति में उपेक्षित लोग आ रहे हैं, साहित्य में उपेक्षित लोगों को जगह मिल रही है। अब पहले सीधे तौर पर गांधी की परिकल्पना का भारत कैसा है, मैं यह कहना नहीं चाहता। आज के आंकड़ों के द्वारा आप खुद समझ लेंगे कि आज भारत में क्या स्थितियां हैं। मैं कसौटी के तौर पर गांधी के भारत की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो उनके तस्वुर में जो भारत था, जिस भारत को बनना था, जिसके लिए टाई और सूट वाला बैरिस्टर मोहनदास या गुजराती पोशाक और बड़ी पगड़ी वाला मोहनदास गांधी आधी धोती पर आ गया। उस भारत की तस्वीर कैसी होनी थी, जिसके लिए उसने बार बार कहा, बताया कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, गांधी का भारत कैसा होगा। उन्होंने कहा, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा इसमें गरीब
से गरीब भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। कोई गरीब आदमी कैसे महसूस करता है कि यह उसका देश है? क्या महज वोटर लिस्ट में नाम होने से, या आधार नंबर मिल जाने से? नहीं, उसको तब महसूस होता है कि उसका देश है या उसके निर्माण में उसका दायित्व है, उसका महत्व है, जब उसकी बात सुनी जाती है, जब फैसले उसके हिसाब से लिए जाते हैं, जब हुक्मरान उसकी चिंता करते प्रतीत होते हैं। गांधी ने कहा, ऊंच नीच का भेद वर्ग के लिहाज से भी, जाति के लिहाज से भी, जेंडर के लिहाज से भी, समुदाय के लिहाज से भी, भाषा के लिहाज से भी, ये ऊंच नीच का भेद किसी में न हो। जातियां मिलजुल कर रहती हों, जातियां मिलजुल कर कैसे रहेंगी? केवल विरोधों का सामंजस्य कर देने से नहीं। सामंजस्य इस लिहाज से किया जाए जब ताकतवर को नीचे किया जाए, कमजोर को ऊपर उठाया जाए। किसकी शर्त पर सामंजस्य हो, किसको कुर्बानी देनी पड़े? कमजोरों को नहीं। यह आगे स्पष्ट होगा। ऐसे भारत में और शराब तथा नशीली चीजों के अनिष्टों के लिए कोई स्थान न होगा। आप गौर कीजिए कि शराब और नशीली चीजों के साथ छुआछूत को, अब तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूरे मुल्क में शराब और नशीली चीजों का रेवेन्यू ही का तर्क दिया जाता है। पर गांधी के लिए नशीली चीज शराब और छुआछूत में भेद नहीं है। छुआछूत भी नशा की मानिंद है। चेतना युक्त लोग इस फर्क में यकीन नहीं करने वाले। उसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। कर्तव्य की बात नहीं कह रहे गांधी कि सारा कर्तव्य स्त्रियों के मजबूत कंधों पर लाद देंगे पुरुष। सारी दुनिया से हमारा संबंध शांति और भाईचारे का होगा। यह है हमारे सपनों का भारत। इसको और आगे स्पष्ट करते हुए वो बताते हैं कि इस सपने के भारत की निर्मिति किसके आधार पर होगी? जाहिर है संविधान के आधार पर, संविधान बनाकर। कैसे बनेगा यह? कहते हैं गांधी, मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को तरह की गुलामी में, वो जड़ता और जहालत के सारे मुद्दे हैं जो भारतीय समाज में कई सौ सालों से चले आ रहे थे, और इसके साथ साथ वो परावलंबन की बात भी है जिसको औपनिवेशिक सत्ता संरचना ने हमारे ऊपर लाद दिया था, जिसकी वजह से भारत का आधुनिक शिक्षित मानस, आधुनिक शिक्षा में प्रशिक्षित लोग खुद अपने भीतर एक अपने शत्रु को रखते थे जिससे वे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। समाज मनोविश्लेषक आशीष नंदी ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन शब्द दिया है, इंटीमेट। एक ऐसा शत्रु जो बिल्कुल अंतरंग है,
बिल्कुल जिगरी किस्म का दुश्मन पश्चिमी औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय लोगों के भीतर एक ऐसे ही मानस को पैदा कर दिया था जो राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति सचेत जिसको होना था, और उसको औपनिवेशिक दास्ता के सांस्कृतिक मकड़जाल के भीतर ही सारी बातें सोचनी थी। गांधी ने कहा कि मेरे भारत में अस्पृश्यता, इस बात पर फिर जोर दिया, और शराब के कोई स्थान नहीं होगा। जो बंधु छुआछूत और के सवाल को लेकर गांधी पर प्रश्न करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास के शब्द में कहें तो मुदहु आंख कहूं कछु नाही, अपनी आंखों को खुद बंद रखते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें गांधी में नहीं है। उनको इन बातों पर गौर करना चाहिए कि उसमें अस्पृश्यता के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं हो सकता। ऐसे सब हितों का जिनका करोड़ों मूक लोगों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा, फिर वे हित देशी हो या विदेशी। ये गांधी का के भारत का तस्वीर है कि जब भारत का संविधान बनने लगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो गांधी के अनन्य शिष्य थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। 300 से अधिक लोग भारत का संविधान बनाने के लिए बैठे, जिसमें 15 के आसपास बड़ी कमेटियां थी, जिसमें से एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। सवाल खड़ा हुआ संविधान बनने के दौरान कि डॉक्टर अंबेडकर इसमें कंटिन्यू करें, वो अपना काम जारी रखें, जैसे बाकी सारी कमेटियां संविधान बना रही हैं वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में भी ये रहें। पर विभाजन का प्रस्ताव पास हो गया, डॉक्टर अंबेडकर का सीट खत्म हो गया। अब वो वैधानिक रूप से संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए, क्योंकि उनकी सदस्यता मुस्लिम लीग समर्थन से थी। बिहार के ही बाबू जगजीवन राम की सिफारिश पर गांधी ने अपने एक दूसरे शिष्य MC जयकर को इस्तीफा दिलवाकर कांग्रेस की उस सुरक्षित सीट से अंबेडकर साहब को फिर से संविधान सभा का सदस्य बनवाया। जब इस संविधान सभा के लोग एकत्रित हुए, चूंकि उसमें गांधी जी नहीं थे, जब संविधान रचने में लगे हुए थे तो गांधी सांप्रदायिक आग लाने के लिए भारत में थे, कभी कलकत्ता, कभी नोआखाली, कभी पंजाब, कभी बिहार, जिसके बाद माउंटबेटन ने वन मैन आर्मी कहा उनको। तो इस बात को कहना चाहिए, पता नहीं क्यों लोग नहीं कहते, कि बाबू जगजीवन राम पर गांधी का स्नेह था 1929 के आसपास से। उन्होंने कई बार इनको आजमाया था और हीरा की तरह इनको ईमानदार और खरा पाया था। कई दफे अंग्रेजी हुकूमत ने उनको मिलाने की कोशिश की, जैसे उस समय के बाकी अछूत नेताओं को मिलाने की कोशिश में वो सफल हुए थे, पर बाबू जगजीवन राम नहीं गए उनके साथ, अंग्रेजों के साथ नहीं गए। वो राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई साथ साथ
लड़ते उठाते रहे। संविधान सभा की तरफ से आशीर्वाद लेने जगजीवन राम गए गांधी के पास कि आप अपना कोई संदेश दीजिए, हम लोग अब संविधान बना रहे हैं। उन्होंने जो संदेश दिया आप सब उससे वाकिफ होंगे, जिसको गांधी का ताबीज या जंतर कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिसमें गांधी ने कहा कि मैं ऐसे संविधान बनवाने का प्रयास करूंगा। तो वो कैसा संविधान होना था? जिन लोगों को वो भेज रहे थे संविधान सभा में, उनको क्या मैसेज दे रहे थे? उन्होंने कहा, लिख कर दिया था, मैं तुम्हें एक जंतर देता, इस जंतर में उनका पूरा शौर्य है। इस जंतर को, मेरे सपनों का भारत का जो उदाहरण मैंने पढ़कर सुनाया आप सबसे, उसको जोड़ कर देखिए तो गांधी के भारत की समझ साफ हो जाएगी, और वो भारत है कि नहीं ये आपको दिखने भी लगेगा। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो 12 लोग मंत्री बने थे उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे। उस मंत्री और संविधान सभा के एक मजबूत सदस्य से ये बात कह रहे हैं, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। भारत की संसद जितने कानून बनाती है, आप उसको इस वाक्य की कसौटी पर परख लीजिए कि जो कदम ये उठाते हैं वो उन गरीब आदमी के लिए कितना उपयोगी है। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? अभी कुछ अध्यादेश को बिल के शक्ल में लाया गया है और आप सब उसकी खबरें पढ़ रहे होंगे, आप उसको भी देख लीजिए। खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, समझ जाएंगे आप कि क्या जो कानून तुम बनाने जा रहे हो, जो फैसला तुम लिए जा रहे हो, उससे उसको कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू पा सकेगा? अपने जीवन पर अपना हक होना, काबू रखना, और अपने भाग्य पर अपना काबू रखना, ये कसौटी है गांधी की। यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? मित्रों, अमूमन पेट के भूख का सवाल बाकी विचार भी उठाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी जो अपने को समाज के कमजोर लोगों की आवाज बनने की बात कहते हैं, वे पेट की भूख की बात तो करते हैं, पर गांधी पेट की भूख के साथ आत्मा की तृप्ति की बात करते हैं। असल में आप जीव विज्ञान के हिसाब से सोचेंगे तो ये आत्मा शब्द नहीं मिलेगा कि ये है कहाँ, वो कौन सा पार्ट है शरीर का, कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों की बात गांधी उठा रहे हैं। थोड़ी सुविधा के लिए आप इसको मन कह सकते हैं, पर सुविधा के लिए ही। तब तुम देखोगे तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। मेरी बातचीत का एक हिस्सा यहाँ
परिवर्तन हुआ कि उनका तस्वुर कैसा था। अब एक दूसरी बात, गांधी का भारत जिस बुनियाद पर खड़ा होना था, आप इसको थोड़ी दूसरी शब्दावली में कहें तो इस भारत की अधिरचना जिस आधार पर होनी थी वो गांव का समाज था। मेरा ख्याल है, मैं जब भी गांधी को लेकर अपने मित्रों से बात करता हूं, अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता हूं, तो यहीं पर सबसे ज्यादा एक तनाव जैसा संबंध दिखता है कि गांधी की पूरी अधिरचना गांव और ग्रामीण समाज को लेकर बननी थी, और जैसे ही कोई व्यक्ति आधुनिक शिक्षा प्राप्त करता है तो वो गांव और ग्रामीण समाज को जड़ता और जहालत का केंद्र मानता है। गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी और एक समय में उनके कटु आलोचक बने डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे दोनों विचारों की नुमाइंदगी के प्रतीक पुरुष के तौर पर दिखते हैं। और वो ठीक दिखता है ऊपरी तौर पर कि जो गांव जड़ता और जहालत का केंद्र है उससे कोई रोशनी न तो नेहरू जी को दिख रही थी न अंबेडकर साहब। ये बड़ा दिलचस्प है मित्रों। यहां पर गांधी के साथ कदम से कदम बढ़ाने वाले नेहरू और 1927 के महाड़ सत्याग्रह में अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर और बाद में उनके कटु आलोचक बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर, दोनों एक दिखते हैं। आखिर ये दोनों पुरखे ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्या गांधी गांव की जड़ता और जहालत को नहीं देख पा रहे थे? क्या वहां की संकीर्णता उनको नहीं दिख रही थी या वे नजरअंदाज कर रहे थे? मित्रों, 1945 में दिसंबर में गांधी ने नेहरू को एक पत्र लिखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पत्र में उन्होंने कहा, जहां से समझा जाना चाहिए उनके गांव की कल्पना को, कि अब यह निश्चय हो गया है कि तुम भावी भारत की कमान संभालोगे और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, ये संदेश भी जा चुका है, तो मेरी तरफ से तुम ही बागडोर संभालोगे। तो अब मेरे और तुम्हारे बीच इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो बनना है भारत, उसका कौन सा तस्वुर है, कौन सा ख्वाब है, और क्या वही ख्वाब मेरा भी है? हम दोनों लोग भावी भारत की संकल्पना को लेकर बैठकर बातचीत कर लें। ये बातचीत नहीं हो पाई। गांधी ने उसमें लिखा कि मैं अपनी किताब हिंद स्वराज के विचार पर आज भी अडिग हूं। और मैं ग्राम स्वराज में यकीन करता हूं। मेरे सपनों का गांव अभी जो भारत के गांव हैं वो नहीं है, उस गांव को बनना है। मित्रों, कोई भी दार्शनिक
जब अपना यूटोपिया समाज के सामने, लोगों के सामने रखता है, तो उस यूटोपिया एक परिकल्पना ही तो होती है भविष्य को लेकर। तो गांधी के यूटोपियन गांव को मौजूदा गांव समझ लिया जाना गांधी की सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरी कल्पनाओं में है, उसको बनना है। यह कल्पित गांव है, इमेजिन्ड विलेज। और उस कल्पित गांव के विचार को उनके सपनों के भारत से जोड़कर देखिए, जहां स्त्री पुरुष, छुआछूत और नशा के लिए जगह नहीं है, अशिक्षा के लिए जगह नहीं है, किसी तरह के भेदभाव के लिए जगह नहीं। तो क्या यह कहना चाहिए कि जो आधुनिक मानस गांधी के गांव को खारिज कर रहा था, वह दरअसल मौजूदा गांव से इतर गांव की परिकल्पना करने में खुद अक्षम था। गांव का कल्पित गांव बना ही नहीं, और उसको मौजूदा गांव जहां परंपरा से जड़ता जहालत के कई आयाम मौजूद थे, उसके साथ जोड़ लिया गया। अब आइए इस गांव को बनाने के लिए गांधी लोक सेवक पर बल देते थे। यह दायित्व भारत के संविधान का भी था, और भारत के संविधान के तहत जो संरचना थी, कानून व्यवस्था जिसको मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, उसके जरिए भी नए गांव का निर्माण होना था, उसकी जड़ता और उसके जहालत को तोड़ना था, दूर करना था। साथ ही साथ कांग्रेस के नुमाइंदे, जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, उनका दायित्व भी था। यानी समाज के भीतर काम करने वाले लोगों का भी ये दायित्व होना था, और सरकारी तंत्र का भी दायित्व होना था। गांधी ने तो आखिरी दिनों में वक्त नहीं थी कि कांग्रेस भंग हो जाए और उससे जुड़े हुए सारे लोग भारत के नवनिर्माण गांव में चले जाएं और वहां उन सवालों को लेकर काम करें। जिस संरचना को गांधी चुनौती देना चाहते थे, उस पूरे चर का निर्माण ही हुआ था भारत का शोषण करने के लिए। औपनिवेशिक राज ने जिस सत्ता संरचना को बनाया था, भारत के एक एक गांव से उसका खून चूस कर मैनचेस्टर और लंकाशायर के वैभव को कायम करने के लिए, इसको ऐसे कहें कि जिस स्ट्रक्चर का निर्माण ही हुआ था कि करोड़ों लोगों का शोषण करके कुछ हजारों, कुछ लाखों लोगों को वैभवशाली जीवन जीने की सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए, वो संरचना गांधी को पसंद नहीं थी। अपनी किताब हिंद स्वराज में, जिसके लिखे जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, जिसको चोरी छुपे पढ़ना पड़ता था, और जिस किताब को रखने के एवज में 6 महीना से 1 साल तक की सजा मुकर्रर की जाती थी, उस किताब के महत्व को गांधी के समकालीन और उनके बाद के लोग
भले ही नहीं समझ पा रहे हो, पर अंग्रेजी हुकूमत समझ रही थी। तभी तो उसके पढ़ने वालों को दंडित किया जाता था और वो किताब प्रतिबंधित हुई थी। उस किताब में गांधी ने कहा था कि जो लोग इसी स्ट्रक्चर के साथ भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं, वे दरअसल सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भेजना चाहते हैं, और जिस जगह पर अंग्रेज बैठे हैं उस जगह पर भारतवासियों को बैठाना चाहते हैं। गांधी के भारत का निर्माण इससे नहीं होना था। आप याद कीजिए, इसको बहुत ही अच्छे शब्द में प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गबन के किरदार देवीदीन के जरिए कहलवाया है कि जब सारी संरचना यही रह जाएगी तो आजादी कैसे मिलेगी, स्वराज कैसे आएगा। गांधी ने कहा था कि अभी आजादी की लड़ाई चाहने वाले लोग अंग्रेजी राज पर अंग्रेजों को नहीं चाहते। यह तो वैसा ही है कि उनको बाघ का स्वभाव तो चाहिए पर बाघ नहीं चाहिए, यानी खुद बाघ बन जाना चाहते हैं। यह तनाव था भावी भारत का निर्माण, या जहां से इंडिया और भारत का फर्क बना। क्या हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया लंकाशायर, मैनचेस्टर और इंग्लैंड की नुमाइंदगी करता है, और उसके द्वारा कॉलोनी बना हुआ, उपनिवेश बना हुआ भारत का गांव भारत की नुमाइंदगी करता है। गांधी जब गांवों पर बार बार इसरार करते थे, वे क्यों नहीं गांव के समाज से इतर कोई कल्पना कर लेते थे ताकि ये सवाल भी सुलझ जाता जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू का था। दोनों के भारत का तस्वुर एक हो जाता। आखिर डॉक्टर अंबेडकर भी तो नहीं चाहते थे कि गैर बराबरी रहे, और नेहरू भी नहीं चाहते थे। वो बिंदु था विकेंद्रीकरण का। गांवों के स्वराज के आधार पर जो ढांचा निर्मित होता भारत का, वो केंद्रित नहीं होता, उसको विकेंद्रित होना था। उसकी बुनियाद में विकेंद्रीकरण की बात थी। उसकी बुनियाद में औद्योगिक सभ्यता का प्रतिवाद था, जिसको गांधी शैतानी सभ्यता कहते थे। उसकी बुनियाद में यह बात थी कि थोड़े से लोगों के सुखी, संपन्न और असीमित असंयमित भोग के लिए ज्यादातर लोगों को गुलाम बनाकर रखना शैतान का काम है। अंग्रेजों की कॉलोनी चली गई, पर आजाद हिंदुस्तान में इंटरनल कॉलोनी बनाई गई। अपने बिहार के ही एक बड़े विचारक हैं जो मुजफ्फरपुर जिले के मनिका गांव में रहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उन्होंने इसको लेकर अध्याय, उनकी किताब है इंटरनल कॉलोनी। भारत के अलग अलग हिस्से आंतरिक उपनिवेश बना दिए गए भारत के नगरों के वैभवशाली जीवन के लिए। स्मार्ट सिटी बन गई,
उसकी बात होने लगी, नगर केंद्रित विकास होने लगा, उसकी बात होगी। जब विकास की यह अवधारणा सामने आती और आई, वो जिस अर्थशास्त्र पर उसकी निर्मित होनी थी, उसकी बुनियाद है ट्रिकल डाउन का सिद्धांत, जिसे गांधी ने सवाल किया था कि स्वतंत्रता मिल जाएगी पर स्वराज कैसे आएगा, और चलो स्वराज आ जाएगा तो सुराज कैसे आएगा। सोचिए, इस इंटरनल कॉलोनी को समाप्त करने के लिए गांधी गांवों पर जोर दे रहे थे। विकेंद्रित व्यवस्था हर हिसाब से जब हो तो उसकी परिणति यह नहीं होती जो अभी कुछ महीने पहले हम सब जिसके साक्षी बने हैं। मुल्क के विभाजन के बाद शायद इतने बड़े स्तर पर विस्थापन नहीं दिखता। क्यों गांव गांव से लोग उजड़कर शहर को आए और कुछ ही महीने बाद फिर आने को विवश हुए? क्यों प्रकृति की सारी संरचनाएं तबाह हो गईं? क्यों पूरी दुनिया रुक सी गई? इन सारे सवालों को मिलाकर आप देखेंगे तो इसे समझेंगे। मित्रों, गांधी जब अपने भारत की परिकल्पना को लोगों के सामने एक दार्शनिक के तौर पर रखते थे तो बाकी लोगों की तुलना में, बाकी दार्शनिकों की तुलना में वो इसलिए विशिष्ट और अनन्य दिखते हैं कि उस पर पहला कदम भी खुद चलाते हैं। हालांकि किसी दार्शनिक का महत्व इस बात से कम नहीं हो जाता कि वो जिस विचारों की प्रस्तावना करता है खुद उसके लिए कुर्बानी देता है कि नहीं। पर अगर आपको खुद चयन करना हो तो जो लोग सिर्फ शब्दों की प्रस्तावना करते हो, मैं फिर कह रहा हूं कि इसका महत्व कम नहीं है, पर आप भी इस बात को मानेंगे कि जिनके शब्द और कर्म में एका होगा, जिनके शब्द और कर्म में फांक नहीं होगा, वो ज्यादा श्रेष्ठ ठहरेंगे। यानी अगर कोई दार्शनिक अपना विचार रखता है और उस विचार पर कुर्बान होने और उस विचार के लिए त्याग का जज्बा भी रखता है, तो वह उन दार्शनिकों विचारकों से श्रेष्ठ है जो महज विचार की प्रस्तावना करते हैं। फिर ऐसा दार्शनिक जहां अपने विचारों पर कदम बढ़ाने वाला, उसका क्या हस्र होना है? उसका हस्र वही होना है जो सुकरात का हुआ, जो शरमत का हुआ, जो गांधी का हुआ, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का। मित्रों, विकेंद्रित व्यवस्था की बात जब गांधी कह रहे थे तो वो उसके साथ साथ एक पूरी आवयविक संरचना बता रहे थे। गांधी के विचार आप कंपार्टमेंटल समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। उनके विचार आपस में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक हैं। मैं सोचता हूं कई दफे कि 6-8 महीने पहले अगर ये कहा जाता किसी से कि नदियां साफ नहीं हो रही,
हमने अपने वायुमंडल को इतना प्रदूषित कर लिया है कि गैस चैम्बर जैसा प्रतीत हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं रुक सकता। गति कम नहीं की जा सकती, इसका विकल्प नहीं है। पर एक अणु परमाणु से भी पता नहीं लाखों गुना छोटा एक वायरस से सामना पड़ा और सारी दुनिया थम सी गई। नदियां साफ होने लगी, गति रुक सी गई, वायुमंडल साफ होने लगा। यही तो कहते थे गांधी कि जरा धीरे चलो, सोचो कि ये प्रकृति हम सबकी जरूरत को पूरी करने में सक्षम है, पर अगर कोई एक सूरसा जैसा इंसान है, उसके लोभ को पूरा नहीं कर सकता। इसमें प्रकृति के साथ रिश्ते की बात थी। राजीव जी से कनेक्शन खत्म हो गया है, टूट गया है, लेकिन वार्ता बहुत अच्छी चली और आप सबका बहुत बहुत सहयोग भी रहा इसमें। आपका साथ, आपके सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो जमीनी तौर पे हो या ऑनलाइन हो, किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का संभव नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथम आप सबके साथ के लिए, सहयोग के लिए और आप सबके अनमोल समय के लिए जनशब्द की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का।